इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2019 का ईवीएस के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे 71 से, यानी कुछ क्वेश्चंस को हम पहले देख चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से जो पेडागोजिकल इशूज़ होते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, वहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं जो पिछले वर्षों के पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे हमको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मोस्टली तो वही पैटर्न फॉलो होता है। तो इसमें हम बात करेंगे 71 से। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 71 क्वेश्चन नंबर है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये NCF क्या होता है। देखिए, NCF की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? NCF का मतलब क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF है, ये 4th है, यानी इससे पहले ये 3 बार और पब्लिश हो चुकी है। जैसे कब पब्लिश हुई थी? 1975 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद में 1988 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद में 2000 में पब्लिश हुई थी। तो ये जो 2005 वाली है ये चौथी है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NCERT यानी ये NCERT की फुल फॉर्म आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी एग्ज़ाम में सीटेट में NCERT की फुल फॉर्म पूछ ले, तो अत्यंत आवश्यक है कि आप लोग जानें NCERT की फुल फॉर्म के बारे में। इसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल। N का मतलब नेशनल, C का मतलब काउंसिल, E का मतलब एजुकेशनल और R का मतलब रिसर्च और T का मतलब ट्रेनिंग। तो क्या हो गया? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये NCERT हो गया, ठीक है। ये पब्लिश करता है NCF को और इसमें बहुत सारी रूपरेखाएं दी गई हैं शिक्षा के लिए कि किस तरीके से जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से EVS तथा प्रत्येक जो विषय हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। चौथा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यानी टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो यानी जो NCF में 2005 में जितने भी रूपरेखा जो दी गई है उसमें ये चौथा वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, ये नहीं लिखा हुआ है। अब जरा आप इसको सोचिए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब क्योंकि प्राइमरी स्तर पर किस तरीके से हम बच्चों का संख्यात्मक कौशल विकास करेंगे, मतलब स्किल उनकी किस तरीके से हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो वो इतने छोटे लेवल के बच्चे होते हैं, उनको हम स्टोरीज़ के माध्यम से कुछ टर्म्स को लर्न कराते हैं, उनको बताते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है 4। आगे वीडियोस में हम पढ़ेंगे NCF के बारे में, स्पेशली तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से NCF काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए है और वहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। NCF 2005 की कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान को विद्यालय से बाहर जीवन से जोड़ना है।
ये कुछ इसके सिद्धांत हैं, एनसीएफ के इम्पॉर्टेंट ये सिद्धांत हैं कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है। दूसरा इसका सिद्धांत ये है कि परीक्षा को और अधिक लचीला बनाना है और कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना है। उसके बाद तीसरा जो है वो ये है कि शिक्षा रटंत विद्या नहीं होना चाहिए, यानी जो रटंत विद्या सिस्टम प्रणाली है उससे बाहर होनी चाहिए। ठीक है, इसको सुनिश्चित करना है ताकि बच्चे समझे, उनका मानसिक विकास हो पाए। अगर वो रट लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट इन द सेंस ऑफ कि जो बेसिक स्तर पर चीज़ें हैं अगर वो उनको जानेंगे नहीं तो उनका जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा, और ये एनसीएफ का जो सिद्धांत है ये उसके खिलाफ होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो रटे नहीं, समझें, चीज़ों को जानें। ठीक है, जानने की इच्छा रखें। उसके बाद में अगला है इसका जो सिद्धांत वो ये है कि पाठ चर्चा का इस तरीके से संवर्धन हो कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो पाए। ठीक है, और ना कि बच्चे पुस्तक पर केंद्रित रहें। तो मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 के, तथा जो इसमें डिटेल में चीज़ें होंगी उसको हम फिर अलग से एक वीडियो बना के पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी EVS फॉर क्लासेस 3rd to 5th इस सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। तो इसमें कौन कौन सी चीज आती हैं, कौन किस किस को संकलित करता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि EVS क्लास 3rd से क्लास 5th तक जो इंटीग्रेट करता है, जो संकलित करता है, वो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को संकलित करता है। मतलब ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है EVS के संदर्भ में। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा है 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चौथा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी फॉर क्लासेस 1st and 2nd EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर। ये सब NCF 2005 में लिखा हुआ है। जब उसको हम पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो सीटेट और यूपीटेट में आने वाले होंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम इंडिविजुअली उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, यानी चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीचर होते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आज आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका गोल है टीचर बनना। लेकिन जरा आप सोचिए क्या आपके अंदर वो टीचिंग की क्वालिटीज़ हैं जो आप छोटे बच्चों को उनको दे पाएंगे, उनको सिखा पाएंगे। कभी आज से कुछ वर्ष पहले आप भी बच्चे रहे होंगे तो आपको आपके टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते थे, किस तरीके से आपको वो चीज़ें समझाते थे, कैसे आपको वो कहानीज़, कैसे आपको स्टोरीज़ वो सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, ताकि आप कठिन से कठिन चीज़ों को ईजिली समझ पाते थे जब आप छोटे थे। बिल्कुल वही काम आपको टीचर बनने के उपरांत करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे रहेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से
ताकि उनको खेल खेल में वो चीज़ें समझ जाएं। तो आपको इस तरीके से उनको समझाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें आपको सीटेट का जो पाठ्यक्रम है उसमें दी गई हुई हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति स्नातक करता है तो उस स्टेज तक आते आते वो कुछ चीज़ों को भूल जाता है, खासकर जो बच्चे जिस चीज़ को सीखते हैं समझते हैं। लेकिन आपको यदि टीचर बनना है प्राइमरी का तो आपको उन चीज़ों को दिमाग में रख कर के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करें, जब आप पेपर में बैठें और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से, उसी माइंड सेट से क्वेश्चंस को पढ़ें, तभी आप इनका करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। बिलीव मी, क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होता है, और ख़ासकर ईवीएस का पेपर तो बहुत इजी होता है। बस आपको जो सिलेबस दिया गया है उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, अच्छी तरीके से कराया जाएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो पाए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है, ऑप्शन पहला है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है। मतलब छोटा बच्चा जो कोई अगर होगा तो क्या वो ईवीएस को किसी किताब से याद करेगा, उसको रटेगा, तब सीख पाएगा। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई किसी को दे रहा है तो क्या हम इस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं ईवीएस को। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। अब क्योंकि देखिए बच्चों के लिए है तो ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जो पहला ऑप्शन है कि इसको याद करके सीखा जा सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। याद करके छोटे बच्चे इसको सीखना बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है छोटे बच्चों के लिए। उनको तो केवल अगर हम किसी चीज़ को उनको हम दिखाएं या उनको स्टोरी सुनाएं तो इस तरीके से वो सीख सकते हैं, या फिर अपने ग्रुप में वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा गलत है, तो इसका आंसर है करेक्ट 3। यानी जो ईवीएस है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। यानी बच्चे जो हैं वो किस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो उनके हिसाब से वो एक्सप्लोर करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको सीखेंगे। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। यानी जो ईवीएस का सिलेबस दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, उसमें कौन सा ऐसा यहाँ पे दिया गया है जो सब थीम के अंदर आता है, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, एनिमल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो आपका करेक्ट आंसर होगा? तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं जो सिलेबस दिया गया है, और उस सिलेबस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको ईवीएस का सिलेबस पूरा याद होना चाहिए आपके दिमाग में। यदि आपसे अभी पूछूं मैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कितने लोगों को ईवीएस का सिलेबस पूरा याद है, कि कौन कौन सी उसमें थीम है, कौन कौन सी सब थीम उसके अंदर दी गई हैं, तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, ईवीएस का पूरा सिलेबस याद करिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको आप देखें, 1 2 3 बार देखें, उसका स्क्रीनशॉट लें, समझें कि उसमें क्या क्या बताया गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा हुआ होगा तो फिर आप उन इजी क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, नहीं करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सिलेबस को देखें। तो यहाँ पे मैं उस वीडियो का जो PDF है मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस में क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये वो सिलेबस है जिसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा चुका है। अब देखिए, ईवीएस के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, इसमें यानी ईवीएस का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कंटेंट है और दूसरा है पेडागोजिकल इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंटेंट को याद करना है कि कंटेंट में क्या क्या है। अब कंटेंट में जो सबसे पहला जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इसके अंदर क्या क्या आपको याद करना है, इसके अंदर रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स,
और उसके बाद में जो थीम है वो है फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सब थीम है, ठीक है। और ये इस थीम के अंदर ये कुछ सब थीम है जो आपको याद करनी है। अब वो क्वेश्चन आप दिमाग में लेके आइए। अब उस क्वेश्चन को आप दिमाग में याद करिए कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए थे, क्योंकि इसी पूरे कंटेंट में, यानी इस कंटेंट में जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं थीम्स और सब थीम्स, इसी से आपका आंसर आने वाला है। यानी अगर आपने सिर्फ ये सिलेबस याद किया होता तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, ठीक है। तो उसको अभी हम करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं पेडागोजिकल इशूज़ में कि यहाँ पे आपको कौन कौन चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले इसमें कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस और इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिर है लर्निंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, उसके बाद अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स, उसके बाद एक्टिविटीज़, उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल एड्स और प्रॉब्लम्स। इस पूरे सिलेबस को अलग से एक वीडियो में डिफाइन किया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अभी आपने सिलेबस देखा था, तो उस सिलेबस में कुछ थीम्स और सब थीम्स थी, तो आपको इसमें से सही आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले हमने देखा था फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये एक थीम थी। फूड भी एक थीम थी, और थिंग्स वी मेक एंड डू ये लास्ट में था, ये भी एक थीम था। अब जो ये एनिमल्स है, ये किसके अंदर आता है? ये आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आता है। तो ये किस सब थीम है, यही इसका करेक्ट आंसर है, जानवर, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिलेबस से आपका जो पाठ्यक्रम दिया गया है उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, और क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है ईवीएस में। आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी गंभीरता से अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिकल फॉर ईवीएस टीचर, यानी जो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। अब यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, यानी विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा है encouraging children to provide important information related to the concept of EVS, यानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए उनको इनकरेज करना। तीसरा है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ EVS, यानी जो 6 थीम्स दी गई हैं EVS का जो पाठ्यक्रम है उसको लीनियर उसका अरेंजमेंट करना। और चौथा है रिलाइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक, केवल जो किताबें हैं उन पर निर्भर करना। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। आपका डिमांड रहेगा कि आप मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम को एड्रेस करें, ठीक है। ना कि आप केवल किताबों पर डिपेंड रहें, ना कि आप लीनियर अरेंजमेंट करें 6 थीम्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS बाय चिल्ड्रेन, ठीक है, बाय द चिल्ड्रेन। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। बच्चों के द्वारा EVS का नॉलेज लेने के लिए अगर वो डिपेंड रहेंगे डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है और जो परिभाषा दी गई है EVS की टेक्स्ट बुक में, तो अगर वो उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ये उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा, ठीक है। अब इसका अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा तो फिर कौन सा इसका आंसर होगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का जो सक्रिय भाग है, पार्टिसिपेशन है, वो सही है। उसके बाद में है कि कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समुदाय के सदस्य, सही है। और टेक्स्ट बुक्स ऑफ EVS, ये सही है। तो ABC इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है ABC, ये करेक्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या है वो, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें ये पार्टिसिपेट करती हैं उनके ज्ञान को इंक्रीज करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, ना कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो व्याख्या है उस। सो डी इज नॉट करेक्ट आंसर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही एक, ABC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी चिल्ड्रंस कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन EVS लर्निंग थ्रू नैरेटिव्स, स्टोरीज, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय टीचर, या फिर इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय टीचर। यानी बच्चों को यदि हम कहानियाँ सुना करके क्या एंगेज कर सकते हैं, या फिर बच्चों को हम नैरेटिव्स यानी वृत्तांत के द्वारा जोड़ सकते हैं ताकि वो लर्निंग करें, सीखें EVS के बारे में, या फिर टीचर उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे कंसेप्ट्स को, या फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट कराए, यानी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन करना। अब क्योंकि हम बात करते हैं प्राइमरी स्तर पर, तो प्राइमरी स्तर पर बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका जो विकास है, मानसिक विकास, वो इतना ज़्यादा अधिक नहीं हो चुका होता है कि वो किसी भी प्रकार के कंसेप्ट्स को समझ जाएंगे। तो ये D एंड C इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। हम उनको इंगेज कर सकते हैं ताकि वो इंटरेस्ट दिखाएं, तो वो कहानियाँ और वृत्तांत के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो A एंड B होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2, केवल A एंड B इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आप याद रखेंगे स्टोरीज के द्वारा और नैरेटिव्स के द्वारा हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं ताकि वो EVS को सीखें। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या रहेगा? यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EVS टीचर हु इनकरेजेस his her children to observe animal and make pictures on their own। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन A, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करने के लिए। ऑप्शन B, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो अवलोकन है और उनका जो कौशल है रचनात्मक, तो उसको विकास करने के लिए। ऑप्शन C, डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है A, B एंड C, यानी तीनों सही हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 ABC। क्वेश्चन नंबर 80, इन EVS लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इज इनकरेज्ड बिकॉज, यानी पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर A, ग्रुप लर्निंग इज easier and very effective strategy for teachers to tackle the problem of indiscipline of class, यानी कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत ही इफेक्टिव युक्ति हो सकती है। उसके बाद ऑप्शन B है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, यानी ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग। यस, करेक्ट है। उसके बाद में समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, यानी ग्रुप लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करता है सोशल इंटरेक्शन को, क्योंकि साथ में जब बच्चे बैठे होते हैं आपस में बातें करते हैं तो एक सोशल नेटवर्क डेवलप होता है, एक सोशल इंटरेक्शन होती है। तो ये भी सही इसका आंसर है। और उसके बाद में चौथा जो इसका D ऑप्शन है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा, तो ये कोई सही इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पे B और C इसके सही आंसर हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस ऑप्शन में B और C है। तो ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे केवल B और C इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर EVS लर्निंग? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्य,
मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी यानी समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, कक्षा। अब देखिए सबसे अगर हम थोड़ी यहाँ पे बात करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लासरूम में बच्चों का जो मन लगता है सीखने में बहुत कम लगता है। बच्चों का मन क्लासरूम में इधर उधर की बातें करने में, उसका दोस्त क्या कर रहा है, उसकी सहेली क्या कर रही है, ये सब में लगता है, तो पढ़ाई में कम लगता है। ठीक है, तो क्लासरूम को यहाँ पे हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डी है, और ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता, इसमें भी डी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ABC, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EVS। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्लोबल टू लोकल, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन, यानी वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने लर्निंग को यानी अगर आपने अधिगम को सही से पढ़ा होता तो अधिगम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनमें पूरा बताया गया है कि किस तरीके से ज्ञात से अज्ञात, ये इसका सही आंसर है। ज्ञात से अज्ञात को हम का जो प्रिंसिपल है इसके हिसाब से, इसके अनुसार जो है हम पर्यावरण अध्ययन को सही तरीके से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये एक अधिगम का सिद्धांत है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा समझें कि ज्ञात से अज्ञात यानी नोन से अननोन है क्या, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर ही उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको नई चीज़ें सिखाएंगे, नई चीज़ें बताएंगे, तो हो सकता है कि वो उन चीज़ों से परिचित ना हो और उनको सीखने में दिक्कत होगी। तो अगर उन चीज़ों को जिनको वो जानते हैं, समझते हैं, कभी देखा है, उनका आधार बना करके उनको हम फिर नई चीज़ें सिखा सकते हैं। सबसे पहले उन्हें वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वे जानते हैं, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वे नहीं जानते, क्योंकि एकदम जो नए नए कंसेप्ट हैं, नए नए जो पाठ्यक्रम है, वो बच्चों के लिए बहुत कठिन हो सकते हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है, यानी तब तक बना रहेगा जब तक उसमें जानकारी तथा जो नई चीज़ें हैं वो दोनों सम्मिलित होंगी। इसलिए शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उसको अवश्य जांचना चाहिए। तो इसीलिए ज्ञात से अज्ञात जो है ये एकदम सही इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन EVS। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या फिर एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, यानी पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्ड लेखन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। आपको इस क्वेश्चन में नहीं फाइंड करना है कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग का टूल नहीं है। तो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट ये नहीं होता है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। आगे जो वीडियोज़ हम पढ़ेंगे, वीडियोज़ को मैं बनाऊंगा तो उसमें हम लर्निंग के ऊपर, यानी ये भी एक लर्निंग का अधिगम का पार्ट है, और इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से अधिगम के तरीके होते हैं जिनसे हम सीखने का प्रयास करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो आगे हम समझेंगे उसमें। 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। Which of the following should be avoided while assessing children in EVS? सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, तो इसका यही आंसर है करेक्ट। ठीक है, देखिए बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, अगर हम उनके आंसर्स को सही या फिर गलत में आंकेंगे तो ये बच्चों के मानसिक स्थिति के ऊपर एक गलत इफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है, इसमें हम इनको दूर करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसको दूर करना चाहिए। बाकी सभी जो है वो अपने आप में सही उत्तर हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 85। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। यानी जितना भी एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी से बच्चों को कुछ इफेक्टिव लर्निंग मिल सकती है यदि टीचर यदि शिक्षक क्या करती है। इनमें से ऑप्शंस आपको सही ढूंढना है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, ठीक है। यानी जो टीचर है वो इनकरेज करती है चिल्ड्रन को कि वो ऑब्जर्व करें एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी हो रही है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। यानी वो टीचर बोलती है कि बच्चों को अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। यानी टीचर बच्चों को इनकरेज करती है ताकि वो ऑब्जर्व करें एक्टिविटी को और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और प्लस उस पर कुछ डिस्कशन हो, ठीक है। उसके बाद में जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप पढ़ना और एज ए टीचर आप इसको सोचना कि आप अगर टीचर होते और आप अगर इस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चों को देते तो आप क्या सोचते, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग 3 पे टिक करेंगे। इसका आंसर सही 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बतख है, मछली है। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? मछली भिन्न है, कौवा है, घड़ियाल, कछुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट तरीका है उससे। मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। मछली कहाँ रहती है? पानी में। घड़ियाल कहाँ रहता है? पानी में। और टॉर्टोइस कहाँ रहता है? कछुआ पानी में। अब बचा कौवा। कौवा उड़ता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल भिन्न है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? कौवा होगा। या फिर अगर हम बात करें दूसरे तरीके से, दूसरा थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका है। अगर हम बात करें कि ये चारों कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, कौवा, घड़ियाल, कछुआ, मछली। मछली, घड़ियाल और कछुआ ये रेप्टाइल हैं। रेप्टाइल जब हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, आपके ईवीएस के अंदर सिलेबस में टॉपिक है एनिमल, ठीक है, और प्लांट्स। एनिमल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे डिटेल में कि रेप्टाइल क्या होते हैं यानी सरीसृप क्या होते हैं, एम्फीबिया क्या होते हैं यानी उभयचर क्या होते हैं, ठीक है। मीन यानी जो मछली होती हैं वो क्या होती हैं, जिनको हम पाइसेस के ग्रुप में रखते हैं। उसके अलावा मैमल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसके हिसाब से जो मछली है, घड़ियाल है, कछुआ ये रेप्टाइल हैं, सरीसृप हैं, और जो कौवा है वो नहीं है। तो इससे भी हम इसका आंसर कौवा लगा सकते थे। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं तो आपको इनको भी प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87। अब यहाँ पे 2 कॉलम दिया गया है और आपको एक कॉलम में 4 ऑप्शन है और दूसरे कॉलम में 5 ऑप्शन है और आपको मिलान कराना है सही सही, ठीक है। एक कॉलम में शहर या फिर राज्य है, दूसरे में अत्यधिक पसंद करने वाला भोजन है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हांगकांग की। तो हांगकांग की हम बात करेंगे तो उसमें हांगकांग में पकाया हुआ सांप जो है वो उसका एकदम फेवरेट फूड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए का क्या होगा? ए का ऑप्शन होगा A5 होगा। दूसरा, केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ठीक है। उबला हुआ टैपियोका जो है वो किसी भी करी के साथ में ये फेवरेट है केरल में। उसके बाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली ये वहाँ की फेवरेट है। और गोवा की बात करें तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली ये वहाँ का फेवरेट है। तो आपने सही सब कुछ समझ लिया। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से टैपियोका क्या होता है। व्हाट इज टैपियोका? देखिए टैपियोका को अगर हम समझें तो टैपियोका एक कसावा प्लांट होता है। उसकी जड़ से, उसकी जो रूट होती है उसकी जड़ से, उसकी जड़ को पीसते हैं, पीस करके उसका जूस निकालते हैं
और जूस निकालने के उपरांत उसको हम तब तक छोड़ देते हैं तब तक वह पेस्ट ना बन जाए। वो जूस जो निकलता है वो धीरे धीरे पेस्ट में बदल जाता है, पेस्ट बन जाता है गाढ़ा सा, और उस पेस्ट को फिर हम फैक्ट्री में मशीन में डालते हैं और मशीन में फिर हम उससे गोल गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं साबूदाना। तो फिलहाल जो टैपियोका है इसका मतलब साबूदाना होता है, ठीक है। तो ये साबूदाना हम खाते हैं। अब साबूदाना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है खासकर केरल के लिए। और अगर हम अपने लिए बात करें तो जब भी फास्ट कोई रहता है तो वो साबूदाना खाता है। अब साबूदाना में मुख्य रूप से स्टार्च होता है, स्टार्च का मतलब मंड होता है, ठीक है। साबूदाना जो होता है वो विशेष रूप से स्टार्च का मंड का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और उसके अंदर विटामिन और अगर मिनरल्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें स्टार्च की मात्रा ही सर्वाधिक होती है। अगर हम बात करें कि हमारे लिए कितना अच्छा है, हमारे लिए खासकर पाचन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हमको शीघ्र एनर्जी चाहिए, यानी जो लोग फास्ट करते हैं तो अगर वो लोग साबूदाना खाते हैं तो उनको शीघ्र ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है। और स्टार्च क्या है, अगर स्टार्च होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर होगा, ठीक है। और हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है फूड में, भोजन में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम कर लेंगे। तो आप लोग सही तरीके से इसको मैच कर लीजिएगा, तो इसका आंसर नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 88 की बात करते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यानी एनिमल का जो आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और प्लांट्स का चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2 आपको एकदम 100% तैयार करने हैं और बेहतर तैयार करने हैं, ठीक है। फिलहाल कोई भी बुक ऐसी नहीं अवेलेबल है मार्केट में जिसमें पूरा डिटेल में एक अच्छे से दिया गया हो, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपको पूरा कराया जाएगा, अच्छे से कराया जाएगा। तो इसमें उल्लू है, कौवा है, बसंत, गौरी या मैना है। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है मैना। जो मैना होती है वो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है, और वहीं पे जो उल्लू होता है वो 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है राजस्थान। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उनमें रहते हैं। ऑप्शन बी, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन जो है वो ए और सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 90, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऑप्शन सी है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और ऑप्शन नंबर डी है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें वो 100 किलो के आसपास तक वो पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डी और सी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। जैसा कि पहले हमने कहा था, एनिमल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और उन क्वेश्चंस का जो स्तर है वो अच्छा होता है। तो आपको अच्छे तरीके से खासकर जानवर वाला चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए हमने, और आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के डिस्कशन से काफ़ी जानकारी भी हासिल की होगी, और आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमको खासकर ईवीएस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम पेडागोजी की बात करेंगे और ईवीएस की बात तो करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।